जय हिंद प्यारे बालको। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, और एक मुस्कुराहट के साथ में आप सब लोगों का उत्तर आना चाहिए कि आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं, एकदम शानदार हैं। हिमांशी, सीपी गंगवार, तमन्ना, विकास, रोशनी, मेहुल, अंकित, आकाश, मुकेश गुजर, मोटिवेशनल स्पीकर, गांव की बातें, शिवम पटेल, सचिन राज, कल्पना, बीएसएफ के फिल्म गुरुजी, रवि कुमार, ब्रजेश यादव, अभिषेक, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पर। उसी एक उम्मीद के साथ में कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस सेट 5 तक बिल्कुल फिंगर टिप्स होंगे और आप समय समय पर इस्तेमाल करते होंगे। एक बार थम्स अप करेंगे। मैंने आपको दोस्त स्कैन टेक्निक बताई थी कि आपने उसका इस्तेमाल किया, क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ? एक बार मैं देखना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत फ़ायदा उसका हुआ या नहीं हुआ। जीएस को लंबे समय तक याद रखने के लिए दोस्त वो एक बेहतरीन टेक्निक है। मैंने बताया था जिन दोस्तों को भी जीएस को याद करने में दिक्कत आती है उसको इस्तेमाल करिए, आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा। और अभी नहीं किया है तो करना उसको ज़रूर, ठीक है? वो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4 के लास्ट में बताई थी, आप देख सकते हैं। ओके, तो मित्र, हम लोग पहुंच चुके आज छठे प्रैक्टिस सेट पर। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 5 प्रश्नों के जवाब देंगे और पहले जवाब दिया करो, फिर स्कोर बताया करो। ऐसे नहीं कि पहले से ही स्कोर लिखने लग गए, ये गलत चीज़ होती है, ठीक है? तो वेट किया करो थोड़ा सा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का डे कब मनाया जाता है? यानी 23 जून 1894 को उसकी स्थापना हुई। तो क्या बोलेंगे आपका कब? 23 जून उसका स्थापना दिवस है। तो 23 जून को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। पंडित समता प्रसाद, भैया सब लोग समानता से रहने लगे तो क्या आ जाएगा? सब लोगों में बल आ जाएगा। बल से बनता है तबला, क्या बोलोगे? बल से बनता है तबला। माई ड्रीम टाइम, ये किसकी एथलीट की पुस्तक है? एस्ले बार्टी की पुस्तक है, क्या बोलोगे? एस्ले बार्टी की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? क्या बोलेंगे? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था, इसकी डेट क्या है? मतलब वर्ष तो मैं आपको बता देता हूँ, 1946 है। आप लोगों को डेट बतानी है और सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि वो एक तारीख बताएंगे। क्या बोलेंगे? सबका आंसर आना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले तो हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। लेकिन दूसरे पूछे तो 1896 के कौन है? रहमतुल्लाह शानी है। और क्या गायन किया गया था 1896 में जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है रहमतुल्लाह शानी को? क्या बोलोगे? रहमतुल्लाह शानी को तो किस चीज़ का गायन किया गया था? आप बोलेंगे 1896 में। तो क्या बोलोगे? 1896 में जी। आपका सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। 1896 जब रहमतुल्लाह शानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो किस चीज़ का गाया गया था? बोलेंगे भैया एक क्लास पंचवर्षीय योजना करा देना, नोट कर लो। रॉयल आसिक का बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है? मैं पंचवर्षीय योजनाओं की एक क्लास आप लोगों के लिए नोट कर लेता हूँ, करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, प्रॉमिस टू यू, ठीक है? एक क्लास मैंने बोला नदियाँ और उसकी सहायक नदी, वो करा दूंगा। मैंने 2 क्लास पहले से यूट्यूब पे कराई हुई हैं। एक तो बच्चे जनसंख्या, उसको कर लो नवीन सर सेंसस डाल के। एक मैंने आर्ट एंड कल्चर की क्लास कराई हुई है, लिखना नवीन सर आर्ट एंड कल्चर। एक क्लास आएगी लगभग 2 घंटे के आसपास की, लगभग 2.5 घंटे की। एक वो क्लास करके आप तैयार रखें, ओके? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिन्होंने कहा है एकदम से ठीक है। जो लोग राष्ट्रगान लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं। राष्ट्रगान जनगण मन 1911 में पंडित बिशन नारायण धर जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब गाया गया था। तो राष्ट्रगान वाले गलत हैं और वंदे मातरम वाले सारे ठीक हैं। राष्ट्रगीत जिन लोगों ने लिखा है वो एकदम से ठीक हैं। एक बार बच्चों का स्कोर मुझे आप दिखा देंगे, क्या स्कोर है? प्रवीण यादव जी का स्कोर 4 है। टाइगर सोनू सिंह 5 स्कोर पर हैं, बहुत शाबाश। युवराज सिंह 5 पर, अजय यादव 5 पर, और नियोन एक्स 3/5। सॉरी सर दोस्त, 3 स्कोर देखो कम है। और सॉरी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आप भी जानते हैं सॉरी से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, आपको परिश्रम करना होगा इसके लिए। मोनू यादव प्रधान 5 स्कोर है, पिंकी जांगरा 5 स्कोर है, मिस्टर दीपक 5 है, सनी गुप्ता 5 है, बहुत शाबाश। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और दोस्त ये जो आपकी उंगलियां, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी उंगलियां थकेंगी, लेकिन एक दिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो मुस्कुराहट उस सारी थकान को ख़त्म कर देगी। तो हर रोज़ दोस्त जो नींद आपको आनी चाहिए वह पढ़ाई की थकान से आनी चाहिए। ये अगर सिद्धांत एक स्टूडेंट का रहे तो फिर उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ा करो। कई बार हम परीक्षा में प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं और 1-2 प्रश्न तो हमारे इस वजह से गलत हो जाते हैं। तो एक तो परीक्षा में कभी भी या यहीं से आदत बनाइए कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ में, तब आगे बढ़ेंगे।
तो प्रश्न है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। कौन सा? घूमर डांस करती है। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? यानी घूमर राज्य का संबंध किस राज्य से है? क्या बोलेंगे? पंजाब से है क्या, गुजरात से, उड़ीसा से, या फिर राजस्थान से होगा? क्या बोलोगे भैया? राजस्थान से होगा। और राजस्थान में और कौन कौन से होते हैं? एक तो गेर डांस होता है आपका, पनिहारी होता है, पनिहारी। क्या बोलोगे? राजा, क्या बोलते हैं? राजस्थान में पानी की थोड़ी कमी, सूखा है ऐसे बोल देते हैं। राजा अपने स्थान पर किसी को बुलाता नहीं, सिर्फ तेहरा ताली बजाता है। कैसे? राजा ताली बजाता है और लोग एकदम से हाजिर हो जाते हैं। तो राजा के स्थान पर क्या बजती है? ताली बजती है। लेकिन मैंने बताया जीडी ने यह प्रश्न 2 बार पूछा है, जब 2019 और 2021 दोनों बार प्रश्न का उत्तर अलग है। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना हुआ तो क्या लिखोगे? तेहरा ताली एमपी। दोनों ऑप्शन में होंगे तो राजस्थान लिखेंगे, वैसे दोनों वो कभी देगा नहीं, लेकिन दोनों दे भी दे तो राजस्थान उत्तर आपको टिक करके आना है। ठीक है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं पंजाब के, बताइए मुझे डांस कौन कौन से? पंजा, पंजा मारा गया किसको? जूली को। और जूली की आवाज में क्या निकल गई? कीकली। एकदम से चिल्ला के कीकली उसकी निकल गई। ठीक है, कीकली और लुड्डी। क्या बोलोगे? लुड्डी किसका डांस है? ये भी पंजाब का डांस है। गुजरात के डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गुजरात को मैं क्या कहता हूँ, कोई आदमी गया गुजरा। भाई गया गुजरा समाज किसको मानता है? जो गरीब है। क्या बोलेंगे? गरीब को गया गुजरा समझते हैं सब। क्या बोलोगे? गरबा हो गया। और जो गया गुजरा है उसमें कोई भी डंडी मार देता, डांडिया। कोई भी बेचारे अमीर को कोई डंडी नहीं मारता, गरीब को सब डंडी मार देते हैं। उस पर सब टिप्पणी कर देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं। ठीक है, उसको सब लाश जैसा समझते हैं कि ये गरीब आदमी रिप्लाई नहीं करेगा, लाशया जैसा समझते हैं। सबका जोर उसी पर चलता है, सबका जोर उसी पर चलता है। जुरीथुन। और जो भाभी जी है ना, भाभी जी भी जैसे ही तुम पधारते हो, पधारते का मतलब जैसे ही घर पधारते हो, तो भैया वो भी क्या ऐसे समझ लो डंडी मार देती हैं, टिप्पणी कर देती हैं। गरीब आदमी कहते कमाता नहीं है, एकदम गया गुजरा है, एकदम गया गुजरा तो बिल्कुल नहीं कमाता। तो भाभी जी भी उसके पधारते ही उस पर जोर चलाती हैं, उसको लाश जैसा समझती है, टिप्पणी करती हैं, उस पर डंडी मार देती हैं, उसको गया गुजरा कहती हैं। ऐसे याद रख लो। ठीक है, अच्छा जी, उड़ीसा के बताइए। उड़ीसा के क्या बोलोगे? उड़ीसा के भैया वो उड़ेगा, क्योंकि वो घूमता ज़्यादा है, घूमता ज़्यादा है, उसको ऐसे ही पाला गया है। उड़ेगा वो, मैंने बताया ना कल वो उड़ेगी, तो वो उड़ेगी, उसको वो घूमती बहुत है, उसको पाला ऐसे ही गया है। ऐसे याद कर लो, घुमुरा और पाला कहाँ के? उड़ीसा के। कहाँ के जी? उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से किसका संबंध है? बिरजू महाराज, या सुजाता महापात्र, या रुक्मणी देवी, या शोभना नारायण? चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजाता महापात्र का संबंध है ओडिसी से। बिरजू महाराज आप लोग उत्तर बताएंगे। मैंने कहा आपका सिर्फ विकास महाराज को छोड़ दीजिए, बाकी महाराज कहाँ पर? बाकी महाराज क्या करेंगे भैया? कथा करते, महाराज जी करते हैं कथा। कथक याद रख लो, कथक। रुक्मणी देवी, रुकती नहीं है मनी। कहाँ नहीं रुकती मनी? भैया भारत में। तुम ही अपनी जेब देख लो, तुम्हारी जेब में नहीं रुकती होगी। भरतनाट्यम। शोभा नारायण, भाई शोभा ना देता तुमको। क्या जी? थकना भैया आपको शोभा नहीं देता। स्टूडेंट को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता थकना। क्या बोलोगे? कथक। तो महाराज सारे कथक में, शोभना नारायण किस में? कथक में। सुजाता महापात्र, महापात्र नाम से कितने नाम तुम लिख सकते हो? जरा लिखो जो डांस में तुम जानते हो। देखो एक व्यक्ति हैं केलू चरण महापात्र। क्या बोलोगे? केलू चरण महापात्र हैं आपके। और केलू चरण महापात्र की जो वाइफ है, क्या बोलोगे? इनकी जो घरवाली हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया महापात्र। ये महापात्र फैमिली है दरअसल में, लक्ष्मी प्रिया महापात्र। ये भी पूछ लेता कौन महापात्र फैमिली से नहीं है। केलू चरण महापात्र जी के जो पुत्र हैं, बेटे हैं, उनका नाम है आपका रतिकांत महापात्र। क्या? रतिकांत महापात्र। और इनके जो बेटे की बहू है, यानी कि इनके जो बेटे की, क्या बोलोगे? इनकी पुत्र वधू जो है केलूचरण महापात्र की, उन्हीं का नाम है सुजाता महापात्र। तो ये एक फैमिली के हैं। महापात्र किसके हैं? एक फैमिली के हैं। तो इन्होंने, केलूचरण महापात्र ने अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया महापात्र और बेटे रतिकांत महापात्र के साथ में कौन सा स्कूल खोला था?
आप सब ने पिछली बार भी जब ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, तो आपने कहा था भैया सृजन स्कूल इन्होंने खोला है। सृजन स्कूल इन्होंने खोला कब? आपका ओडिसी के लिए। किसके लिए? किस डांस के लिए सृजन स्कूल को जाना जाता है और उसके संस्थापक कौन है? ओडिसी कौन है? आपके केलुचरण महापात्र उसके संस्थापक हैं। किसके साथ मिलके? अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया और बेटे रतिकांत के साथ मिलकर के। तो महापात्र नाम किस संबंध किससे है? ओडिसी से। कभी गलती नहीं करें। एक नाम आएगा राउत। क्या बोलोगे? हमको रूट वर्ड पकड़ने। राउत से मतलब है, आपसे पूछे अन्य नाम, मायाधर राउत का संबंध किससे है? मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे ओडिसी से संबंध है। जैसे मैं बोलूं मधुमिता राउत का संबंध किससे है? मधुमिता राउत का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे ओडिसी। रात में कहीं नहीं उड़ना, रात में उड़ना नहीं है, ठीक है। क्या बोलोगे? टक्कर हो जाएगी। मधुमिता राउत। तो राउत याद रखेंगे। फिर एक दिन मैं आपको बताऊंगा माधवी मुदगल से लेकर के बाकी सारे नाम अन्य, अभी इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। किससे? वाद्य यंत्र। कई बार दोस्त हम प्रश्न को ऐसे पढ़ लेते, लिख देता है सरोद से नहीं जुड़ा हुआ है, सरोद से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अलाउद्दीन खान, हरि प्रसाद चौरसिया। देखो भैया हरि प्रसाद चौरसिया जी, ये किससे संबंधित है? ये बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी से। अन्नपूर्णा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मैं देखना चाहूंगा कमेंट, अन्नपूर्णा देवी जी, इनका वास्तविक नाम क्या था और ये किसकी घरवाली हैं? ठीक है भैया, ये किसकी? अन्नपूर्णा देवी की किसकी पत्नी है? तो क्या बोलोगे? इनके पति का नाम क्या है? ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं और इनका असली नाम भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं, बताएंगे जरा। तो अन्नपूर्णा देवी कितने बच्चे लिख सकते हैं? दिखाएंगे जरा जब नाम लिखें बच्चे। सुरबहार आपका ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चांदनी जी ने लिखा है, बहुत अच्छा उत्तर। आगे दिखाएंगे, आगे और भी बच्चे लिखेंगे, बहुत गजब। जिन बच्चों ने लिखा है इनके पति का नाम है पंडित रविशंकर। क्या बोलोगे? पंडित रविशंकर। और इनका वास्तविक जो नाम है, इनका जो वास्तविक नाम है, दरअसल में इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। इनका वास्तविक नाम है आपका रोशन आरा। क्या बोलोगे? रोशन आरा, ठीक है, रोशन आरा। और ये बेटी थी किनकी? ये बेटी थी अलाउद्दीन खान की। किनकी बेटी थी? अलाउद्दीन खान की बेटी थी। विलायत खान, मैंने बोला सीता जी कहाँ चली गई थी? विलायत चली गई थी। कहाँ पर? विलायत चली गई थी सीता जी, गलती, नॉट अलाउड। अच्छा भाई साहब, ठीक है। अब बात करें सरोद के, एक दो नाम और बताइए जो आप जानते हो। तो सरोद से एक पूछे विश्वजीत राय चौधरी। क्या विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किससे है? विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किससे है? सरोद से है। दूसरा आपसे पूछे अमित गोस्वामी का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? अमित गोस्वामी का संबंध किससे है? और तीसरा आपसे पूछे जरीन दारू वाला। एक आदमी दारू पी के बहुत रो दिया, ठीक है, दारू पीने वाले ड्रामा कर देते हैं, तो रो दिया। क्या बोलोगे? एक आदमी ने विश्व को जीत लिया तो खुशी में रो दिया। क्या बोलोगे? एक आदमी ने विश्व को जीत लिया और जरीन दारू वाला ये दारू पी कर रो दिया। दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है भैया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखो एक तो होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई, और एक होता है मैन बुकर प्राइज। कौन सा? मैन बुकर प्राइज, जिसको हम मैन बुकर प्राइज, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। तो इसका मतलब ही होता है कि मैन बुकर प्राइज की बात हम कर रहे हैं। इनकी अगर शुरुआत पूछे आपसे तो इनकी शुरुआत हुई ऑप्शन बी 1969 से। क्या बोलोगे? 1969 से। लेकिन प्रश्न तो ये नहीं पूछा। प्रश्न में पूछा है आपसे क्या? प्रश्न में पूछा है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इंटरनेशनल बाद में शुरू हुआ, इंटरनेशनल बाद में शुरू हुआ, आपका ये बात याद रख लेना। और कभी पूछ ले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा और आपको विकल्प में ना मिले, कभी सोचो कि 2005 ही जिद करनी, तो घोषणा इनके लिए 2004 में ही हो गई थी। और जब घोषणा इनको हुई और पूछे किस देश का, तो यूके का पुरस्कार है। किसका? यूके का एक आपका लिटरेचर का अवार्ड है, साहित्य का पुरस्कार है। क्या बोलोगे? अंग्रेजी पुस्तकों के लिए साहित्य का पुरस्कार है। और दोस्त अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो क्या बोलोगे? इस्माइल कादरी हैं। कौन है? इस्माइल कादरी पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला
था आपका पहला इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला? इस्माइल कादरी। अभी बहुत चर्चित रहा था 2022 में, क्या आप मुझे बता सकते हैं 2022 में किसको मिला था? गीतांजलि श्री को। क्या बोलोगे, किस पुस्तक के लिए मिला था गीतांजलि श्री को? गीतांजलि श्री को किस पुस्तक के लिए मिला था? तो आप बोलेंगे टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि के लिए। टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात पेपर में आपको मिल सकता है रेत की समाधि के लिए। और अभी 2023 का तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर परीक्षा में लगभग आने वाला है। क्या बोलोगे? जार्जी, क्या बोलोगे? जार्जी गोस्पोडिनोव को। क्या बोलोगे? जार्जी गोस्पोडिनोव को मिला है 2023 का। और ये किस देश के आपका, क्या बोलोगे? बुल्गारिया से इनका संबंध है। किस देश से? बुल्गारिया से इनका संबंध है। और जार्जी गोस्पोडिनोव के जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम है इनके का टाइम शेल्टर। क्या बोलोगे? टाइम शेल्टर इनके उपन्यास का नाम है। क्या नाम है? टाइम शेल्टर, कभी मत भूलना, टाइम शेल्टर। क्या मुझे बताएंगे एकमात्र भारतीय कौन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पाने वाली? तो गीतांजलि श्री कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र भारतीय। क्या बोलोगे भैया? एकमात्र भारतीय हैं। तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। लेकिन यदि मैं बात करूं, क्या किसी भारतीय को बुकर पुरस्कार मिला है? यस और नो? देखो, एकमात्र तो ये है, ये क्या है? मैंने बोला एकमात्र भारतीय हैं, तो यहां पर तो सिर्फ एक को मिला है। क्या मुझे आप बता सकते हैं बुकर पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है? यस और नो? आप कहेंगे भैया 5 को मिला है। यस, मैं बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं, 5 को मिला है। तो बताइए पहले पुरुष कौन है, पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं वी.एस. नायपाल। क्या बोलोगे? वी.एस. नायपाल। और इनको मिला था 1971 में। और पूछे पहली महिला कौन है? पहली महिला भारतीय पूछ ले, पहली महिला भारतीय तो 1997 में अरुंधति रॉय हैं। क्या बोलोगे? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय हैं। आप वर्ष लिख सकते हैं कॉपी में 1997। अरुंधति रॉय जी को कब मिला? 1997 में। वी.एस. नायपाल को कब मिला? आपका दोस्त 1971 में मिला। गलती नहीं करनी है। गीतांजलि श्री सिर्फ एक है अंतर्राष्ट्रीय में, वहां पर 5 भारतीय हैं, वहां पर 5 भारतीय, पहला पुरुष पहली महिला, याद रखो, ठीक है? बाकी 3 भी बता देंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी हुई? विजय हजारे ट्रॉफी, पहले तो बताइए इसका संबंध किस खेल से है, मतलब किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है विजय हजारे ट्रॉफी? क्या बोलेंगे जी? विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ विजयी, तो राजस्थान क्या रहा? इसका उपविजेता रहा है। क्या रहा है? राजस्थान इसका उपविजेता रहा है। तो विजेता इसका रहा है हरियाणा। क्या बोलोगे? पहली बार हरियाणा ने इस खिताब को अपने नाम किया, पहली बार हरियाणा इसको जीता है। क्या बोलोगे? पहली बार हरियाणा इसको जीता। तो आप क्या बोलेंगे भैया? जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये ओडीआई फॉर्मेट है, यानी 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है? विजय हजारे ट्रॉफी कितने का होता है? ये ओडीआई फॉर्मेट है। और ओडीआई से मतलब क्या होता है कि ये 50 ओवर का, क्या बोलोगे? 50 ओवर, 50 ओवर का होता है। कितने का? 50 ओवर का होता है। मुझे बताइए ये पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो याद रख लेना, विजय हजारे ट्रॉफी जो पहली बार आयोजित हुई, तो पहली बार आयोजित हुई थी आपका 2002-3 में, पहली बार आयोजित हुई थी। गलती नहीं करनी है। ऐसे ही क्रिकेट के 2 फॉर्मेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बहुत पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अभी 2023 की। मुझे बताइए 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को कौन जीता था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये 20 ओवर का होता है, तो इसके ओवर भी लिख लेना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में इसको कौन जीता? पंजाब इसको जीता। और भैया उपविजेता कौन रहा इसमें? उपविजेता इसमें रहा है वडोदरा। क्या बोलोगे? वडोदरा। आपसे पूछे सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है इसकी शुरुआत, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, कितने ओवर का होता है? क्या बोलोगे भैया? ये 20 ओवर का होता है, 20 ओवर का होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2006-07 में। ऐसे ही दोस्त पूछेगा 2023 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? क्या बोलोगे? रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो रणजी ट्रॉफी जीती सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने और किसको हराया था? आपका बंगाल को हराया था। आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई है 1934-35 में। क्या बोलोगे? 1934-35 में।
एक प्रश्न ये भी बनता है कि मुझे बताइए रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है। क्या आप उत्तर दे सकते हैं? रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो उत्तर आना चाहिए भैया मुंबई ने जीता है और 41 बार जीता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा बार 41 बार रणजी ट्रॉफी को मुंबई ने जीता है। मुझे बताइए विजय हजारे ट्रॉफी में कुल कितनी टीम भाग लेती हैं? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुल कितनी टीम भाग लेती हैं? और रणजी में कितनी टीम भाग लेती हैं? कितनी टीम भाग लेती हैं? तो तीनों में याद रख लेना, तीनों फॉर्मेट में, तीनों में 38 टीम भाग लेती हैं। कितनी? 38 टीम भाग लेती हैं। कितनी? 38 टीम भाग लेती हैं। बहुत गजब, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने पहली बार विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया था? फीफा, क्या बोलोगे? फीफा जो कि फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था है, सबसे शीर्ष संस्था है फुटबॉल गेम्स का आयोजन कराने वाली। बताएं जी, टेक्सास में किया था क्या? गोल्ड कोस्ट में तो भैया कॉमनवेल्थ गेम हुए आपका। पुर्तगाल लिस्बन में किया क्या? नहीं जी, मॉन्टेवीडियो। मॉन्टेवीडियो किसकी राजधानी है? किस देश की राजधानी है? बताएंगे। तो पहली बार फीफा विश्व कप की अगर हम बात करें तो मॉन्टेवीडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है, तो देश भी पूछ ले कभी तो आप कहेंगे भैया पहली बार फुटबॉल विश्व कप हुआ उरुग्वे में। किस वर्ष हुआ आपका? क्या बोलोगे? फीफा विश्व कप की अगर हम बात करते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की दोस्त अगर हम बात करते हैं आपसे, तो पहली बार किस वर्ष हुआ? वर्ष बताएंगे जी। पहली बार हुआ ये, पहली बार हुआ 1930 में, 1930 में। और पहली बार का विजेता कौन था ये आपको बताना है, और पहली बार में उपविजेता कौन था। तो क्या बोलेंगे? पहली बार में जिस देश में हुआ वही देश जीता, और हारा था इसको कौन? अर्जेंटीना को उन्होंने हरा दिया था। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना को हरा दिया था। 1942 और 46 में क्या बोलेंगे? 1946 में फीफा विश्व कप नहीं हुए। तो पूछता है फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप क्या बोलोगे? 1942 और 46 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुआ। कितने दिनों में होता है? प्रत्येक 4 वर्ष में ये आयोजित होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होता है। कितना अंतर होता है फीफा विश्व कप में? प्रत्येक 4 वर्ष में। आपसे पूछ ले 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ और किसने जीता? अभी रिसेंट का है, तो आपको ये याद रखना ही होगा। तो क्या बोलोगे? ये दोहा में आयोजित हुआ। दोहा जो कि कतर की कैपिटल है। और जो पहली बार का उपविजेता है वो 2022 में क्या बन गया? विजेता बन गया। और विजेता कौन बन गया? अर्जेंटीना। बताइए किस टीम को हराया था? उपविजेता कौन था? तो उपविजेता आप कहेंगे, उपविजेता भैया फ्रांस था। कौन था उपविजेता? फ्रांस उपविजेता था। आपसे पूछे 2026 में फीफा गेम कहाँ पर होंगे? 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो 2026 का होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। क्या बोलोगे? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। मैक्सिको में आयोजित होगा। मुझे बताइए सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप को किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार बताएंगे जी, सबसे ज्यादा बार फीफा को किसने जीता है? किस देश ने सबसे ज्यादा बार जो फीफा है वो किसने जीता है? तो आंसर आएगा भैया ब्राजील ने जीता है। और ब्राजील ने इसको जीता है 5 टाइम्स। कितना बोलोगे? 5 बार इसको ब्राजील ने जीता है। वहीं इटली और जर्मनी संयुक्त रूप से कितनी बार जीत चुके हैं? या संयुक्त रूप से मतलब इकट्ठे नहीं जीता, लेकिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, और 4 बार इन दोनों ने जीता है। इटली जर्मनी 4 बार, और अगर बात करें ब्राजील ने 5 बार जीता है। क्या बोलेंगे? ब्राजील ने 5 बार जीता है। अंकित कुशवाहा जी आपका उत्तर एकदम से ठीक है। गजब। आगे बढ़ेंगे भैया। गुजरात का कडाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? गुजरात का एक बांध है कडाना बांध, ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है गुजरात की किस नदी पर बना। अभी 2023 CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है।
माही, मंजीरा, साबरमती और ताप्ती। और दोस्त मैं कल बाद में एक जानकारी आपको देना चाह रहा था जो मैं भूल गया। दोस्त आपको याद होगा दिल्ली पुलिस के टाइम पे जब प्रैक्टिस करते थे तो मैंने कहा था आप लोगों के लिए मैं ऐसी किताब तैयार कर रहा हूं जिसमें 4-5 वर्षों में एसएससी में जो पूछा गया, एक तो वो क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन में आपसे क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और क्या पूछा जाता है कि उसको हम कवर करें और बड़े लिमिटेड सेक्शन में हम कवर करें। जैसे स्टैटिक जीके की अपनी किताब छाई एसएससी के एग्जाम में, जैसे उसके आप लोग जानते भैया ऐसे बोलते ना देहाती में उसके रुक के रहे, तो ऐसी ही एक किताब मार्केट में तहलका मचाने के लिए, एसएससी की जीएस पर काबू पाने के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। और बहुत जल्दी से मतलब है मेरा कि 2 से 3 दिन में वो किताब फाइनल रेडी होने वाली है। तो अपनी खुशी का स्तर तो बहुत ऊंचा है कि बच्चों के एग्जाम में जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं, सीरियस होते हैं, तो उनके लिए एक रामबाण का काम वो किताब करने वाली है। ये बात मैं आपको दोस्त डिलीवर कल करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसको फिर बाद में क्या हो गया, भूल गया। ठीक है, तो बहुत जल्द वो किताब 2-3-4 दिन में आपका तैयार हो जाएगी मैक्स, और आपके सामने होगी। ठीक है, बोलेंगे जी गुजरात का कंडाणा बांध किस नदी पर है, तो क्या बोलेंगे माही नदी पर है, माही नदी पर है। मंजीरा नदी पर कौन सा बांध है, तेलंगाना में बहती है मंजीरा नदी, और इस पर भारत का एक चर्चित बांध निजाम सागर बांध है। कौन सा, निजाम सागर बांध है आपका। जैसे मैं एक्सप्लेनेशन कराता हूं दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको उस किताब में मिलेंगे और आप ये फील कर पाओगे कि हाँ ये आपके द्वारा, यानी आप ही की वो क्लास का, आप ही की वो क्लास है, जैसे आप पढ़ते तो वही क्लास की तरह हमने उसको सजाया है और टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है उसमें, और हर एक चीज़ मेरे देखरेख में हुई है। वो ऐसी किताब होगी जैसा आप चाहते थे ना कि भैया लिटन के नाम के आगे कुछ ना लगे, तो लिटन आपको लिटन लिखे हुए मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारी ही किताब है। ठीक है, साबरमती की बात करें तो साबरमती पर दोस्त आपका धारोई बांध है। धारोई बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के आश्रम के पास में धारोई बांध है जो गुजरात का है। क्या बोलोगे, गुजरात का है। और ताप्ती पर आपका दोस्त उकाई बांध है। कौन सा, बहुत पूछा जाता है, उकाई बांध जो कि गुजरात का है। किसका, उकाई बांध जो कि गुजरात का है। किसका है, उकाई बांध गुजरात का है। अब देखेंगे जरा ध्यान से, गजब से तरीके से, क्या बोलोगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, बताइए। वीरांगना लक्ष्मीबाई बांध ये किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मीबाई बांध तो आप कहेंगे भैया ये नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी पर यानी कि ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। मैं आपसे पूछ लूँ दोस्त, धौली बांध बताइए किस रिवर पर है। धौली बांध गुजरात की किस नदी पर है, तो क्या बोलोगे, मधुमती रिवर पर स्थित है, मधुमती नदी पर स्थित है। और मधुमती नदी कहाँ पर, गुजरात में। ये भी याद रख लेना कि ये नदी कहाँ बहती है। सरदार सरोवर बांध, इसका उत्तर आप देंगे। उम्मीद करूंगा सारे छात्र जानते होंगे क्योंकि भारत का एक चर्चित बांध है सरदार सरोवर बांध। अवतार बैच के स्टूडेंट से तो स्पेशली चाहूंगा कि वो क्या बोलेंगे, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर होगा। अब किताब के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, उसका क्या प्राइस होगा वो बता दिया जाएगा। आपको पता है कि हाँ आरडब्ल्यू पर सब कुछ रीजनेबल है सब कुछ, यहाँ पर जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। जब लॉन्चिंग होगी तो लॉन्च कर देंगे, वीडियो बना देंगे स्पेशली एक, ठीक है, आप लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए। आगे बताएंगे, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है। अलकनंदा जो रिवर है, आप लोग जानते हैं कि गंगा सबसे पहले शुरुआत में अलकनंदा के नाम से बहती है, फिर इसकी धाराएं जुड़ती जाती हैं और गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा का निर्माण होता है, तो अलकनंदा नदी का भागीरथी से संगम कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। ये 5 क्वेश्चन बनते हैं और गलती मत कर देना। देखो प्रयागराज में तो दोस्त क्या बोलोगे, प्रयागराज में तो त्रिवेणी है, यानी गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। क्या बोलोगे, सरस्वती का संगम है, जिसको हम बोलते हैं आपका त्रिवेणी। क्या बोलते हैं, जिसको हम त्रिवेणी का नाम मित्र देते हैं, त्रिवेणी जिसको हम कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझको ये प्रयाग वाले बताइए, तो आपको सिर्फ इतना काम करना, देखो आसानी से याद रखेंगे, एक लिखो रुद्रप्रयाग। क्या, रुद्रप्रयाग, बड़ी आसानी से मैं तुमको याद कराऊंगा हमेशा की तरह। कर्णप्रयाग में कौन कौन मिलती हैं,
आज के बाद भूलोगे नहीं। कर्ण प्रयाग में कौन कौन बहती हैं या किस किस का मिलान होता है, नंद प्रयाग में कौन कौन, और साथ में विष्णु प्रयाग में कौन कौन, विष्णु प्रयाग में कौन कौन, देखना जरा ध्यान से। रुद्र सबके साथ अलकनंदा तो आनी है, तो अलकनंदा तो याद ही रखनी है। अलकनंदा, अलकनंदा, फिर अलकनंदा, फिर अलकनंदा। बात है अलकनंदा के साथ कौन मिलेगी, अलकनंदा के साथ कौन मिलेगी, तो इस खाली स्थान को देखते हैं कौन कौन बच्चे भर पाते हैं। ये खाली स्थान आप लोगों को भरने हैं, तो देखें भैया जरा। रुद्र प्रयाग, रुद्र किसका, रुद्र आप पर्यायवाची शब्द सारे लोग जानते हैं। रुद्र बोलते गुस्से को, गुस्सा ज्यादा नहीं होना, क्या बोलोगे भैया, मंदा गुस्सा होना है, तो क्या बोलोगे मंदाकिनी। गुस्सा ज्यादा नहीं आना चाहिए, मंदा आना चाहिए। कर्ण प्रयाग, कर्ण किसी से डरता भाई, तो क्या बोलोगे पिंडर नदी, पिंडर नदी। कर्ण किसी से डरता नहीं है, पिंडर। नंद प्रयाग में नंद से नंदाकिनी, क्या बोलोगे नंद में नंदाकिनी। और विष्णु प्रयाग में भैया विष्णु जी के पास जाके पाप धुलते हैं, धोली गंगा मिलती है अलकनंदा से। धोली गंगा, आंखें बंद करके बोलो एक बार, सारे बोल दोगे, बोलो एक बार, आंखें बंद करेंगे सब। रुद्र प्रयाग कहाँ, रुद्र में क्या होगा, मंदाकिनी आपका जुड़ जाएगी। मैंने कहा आपसे भैया कर्ण, कर्ण से अलकनंदा के साथ कौन, पिंडर, डर से पिंडर। नंद से नंदाकिनी और विष्णु से धोली गंगा। थम्स अप कर दो इस एक बात पे, आज के बाद गलत तो नहीं करोगे। नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना रिक्त स्थान के संविधान से ली गई है। मैंने आपको फोटो दिखाया प्रियम्बल का, दोस्त ध्यान से आपने पढ़ा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसकी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। कनाडा यूएसएसआर से ली गई है, ब्रिटेन से या संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, यूएसए के संविधान से ली है। कहाँ से, यूएसए के संविधान से ली है, क्या बोलोगे यूएसए के संविधान से। और प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछे, जो लैंग्वेज उसमें लिखी गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ के मॉडल से है, तो प्रस्तावना की भाषा दोस्त हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन पूछ ले, और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, संयुक्त, क्या बोलोगे, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी जरूरत पड़ने पर लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाया जा सकता है, आर्टिकल 108 में। ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। कनाडा से बताइए, कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, केंद्र में जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या बोलोगे, केंद्र में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कहां से ली है, वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है। रूस से दोस्त हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपना कर्तव्य कौन निभाता है हमारे देश के साथ में, रूस निभाता है कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, आप कहेंगे रूस से लिया है। पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना हमने कहां से ली है, रूस से ली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही प्रस्तावना में दोस्त, प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं, प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं जो रूस से लिए गए हैं, जो बच्चे बता दे वो गजब बच्चे। तो प्रस्तावना में जितने तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, क्या बोलोगे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय ये कहाँ से लिए गए हैं, क्या बोलोगे, आर्थिक जो न्याय की बात की गई है ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं। ब्रिटेन से दोस्त हमने क्या लिए, सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में कैसी नागरिकता है, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 एकल नागरिकता के बारे में बताता है। और द्विसदन, द्विसदन से मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिए, क्योंकि ब्रिटेन में चलता है वेस्टमिंस्टर प्रणाली। तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है हमारी द्विसदनात्मक प्रणाली। क्या बोलोगे, ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम चलता है, वेस्टमिंस्टर चलता है, क्या बोलोगे, वेस्टमिंस्टर चलता है। तो ये गलती आप लोगों को यहाँ पर नहीं करनी है। मैं आपसे दोस्त कुछ पूछ लेता हूं, मुझे बताना, छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, संविधान संशोधन की। और साथ में राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा सदस्य का जो चुनाव है, ये दोनों हमने एक जगह से ली हैं, और उस एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका। क्या बोलोगे, साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया है, साउथ अफ्रीका से।
मुझे बताइए आप, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए, अर्थात फ्रांस से हमने लिए हैं। क्या बोलोगे? समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए हैं? हमने फ्रांस से मित्र लिए हैं। गजब। आगे आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है? कहाँ से? जो कनाडा से लिया गया है, बताएंगे जी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वह जो एक सलाहकारी संस्था के रूप में है, ये रूप हमने कहाँ से लिया? ये दोस्त हमने कनाडा से लिया। ठीक है, कनाडा से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? ये यूएसए से ली है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। समवर्ती सूची आप बताइए, ऑप्शन बी हमने कहाँ से लिया? समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो हमने कहाँ से ली है? ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछे केंद्र, क्या बोलोगे? केंद्र द्वारा राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये हमने कहाँ से लिया? केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बताओ राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? पुराने छात्र बताएं। नए छात्र अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो चिंता नहीं करनी है दोस्त, ना सेट के स्कोर से चिंता करनी है कि सेट में आपका कितना स्कोर, आपका एक क्वेश्चन ठीक होता हो। इसमें बात है कि इस सेट के द्वारा आपने क्या सीखा, आपने कितना अच्छा रिवीजन किया और भविष्य के लिए आप कितने तैयार हैं। ये सेट आपको खुश करने के लिए नहीं है। इसमें मैं ऐसे प्रश्न रख सकता हूं बेहद आसान से कि आप रोज 14, 18, 16 स्कोर करें, लेकिन अपना उद्देश्य ये नहीं है कि आपका एक बेवजह का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। आपको रियलिस्टिक स्तर पर तैयार करना है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको युद्ध के लिए तैयार करना है, तो युद्ध के लिए तैयार करना है तो हर एक स्थिति के लिए दोस्त तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया। 152, 153 जिन लोगों ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, वेरी गुड। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जो हमारी संविधान सभा थी उसमें महिलाएं कितनी थी? तो क्या बोलेंगे भैया? महिलाएं थी उसमें 15। क्या बोलोगे? 15। मुझे बताओ उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी 15 में से? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी 15 में? और साथ में आप लोगों को बताना है एकमात्र दलित महिला कौन थी? एकमात्र दलित महिला कौन थी उन 15 में से? ये दो प्रश्न आपको बताने हैं। तो क्या बोलोगे? एकमात्र मुस्लिम महिला, सॉरी, एकमात्र मुस्लिम महिला की अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो एकमात्र मुस्लिम महिला की अगर हम बात करें तो बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी आपका। एकमात्र दोस्त दलित महिला कौन है आपकी? वह थी आपका, क्या नाम है? दक्षिणायणी वेलुयुद्धन। क्या बोलोगे? दक्षिणयाणी, दक्षिणयाणी वेलायुद्धन। क्या बोलोगे? वेलुयुद्धन भी जिनको हम कहते हैं, ये आपकी एकमात्र दलित महिला थी। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को पता होने चाहिए। फिर क्वेश्चन बनेगा संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तारीख बताइए। संविधान सभा की स्थापना और साथ में वो भंग कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना जो हुई है दोस्त, वह हुई है 6 दिसंबर 1946 को। किसको? 6 दिसंबर 1946 को। और ये भंग हुई थी आपका 24 जनवरी 1950 को। क्या बोलोगे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, सारे बच्चे जानते होंगे, 389। तो महिलाओं की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी 2019 से चल रही है 17वीं लोकसभा, मुझे बताइए 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा चल रही है ना अभी। 17वीं लोकसभा से मेरा मतलब है 2019 से 24 तक जो ये लोकसभा है, इसमें महिला सांसद कितनी है? क्या बोलोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 78 है जी। कितनी? 78 है जी, 78। एक बच्चा बता रहा है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 34। बेटा अपने पास से बना लो, जो भी नंबर बनाना तो जीरो ही लिख दो, फिर आगे 34 तक ही क्यों पहुंचना है? फिर उससे अच्छा जीरो ही लिख दो, सबसे पहला नंबर जीरो होता है। इतना 34 तक क्यों पहुंचे तुम सोच के? इतना कष्ट क्यों लेना भाई? ठीक है नवीन सर, मैं आपको गिरते गिरते प्रणाम करता हूं भाई। मैं भी लौटते लौटते आपका प्रणाम स्वीकार करता हूं। बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत खुशनुमा माहौल तुमने बना दिया है कक्षा का। वेरी गुड, थैंक यू।
कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु, कर्जन ने कि पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से काम करेगा या नहीं, क्या बोलोगे, कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी। कौन सा आयोग बनाया कर्जन ने। कर्जन को आप लोग जानते होंगे कि कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है। क्या बोलोगे, फ्रेजर आयोग उसने बनाया था पुलिस के लिए। क्या बोलोगे, फ्रेजर आयोग। देखो ऑप्शन बी देखिए, किचनर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। किचनर आयोग के द्वारा क्या हुआ, किचनर आयोग के द्वारा 1902 में, क्या बोलोगे, 1902 में कमांडर इन चीफ के रूप में, क्या बोलोगे, कमांडर इन चीफ के रूप में, लिखना इस बात को, कमांडर इन चीफ के रूप में, कमांडर इन चीफ के रूप में सेना सुधार आयोग स्थापित हुआ था। तो आपसे पूछे सेना सुधार आयोग कब स्थापित हुआ, तो आप बोलेंगे किचनर आयोग के द्वारा 1902 में स्थापित हुआ। किचनर आयोग के द्वारा 1902 में। मुझे बताओ कर्जन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है, तो क्या बोलोगे, 1899 से लेकर के 1905 तक कर्जन है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले लिख रहे थे, बहुत थैंक यू उज्जवल कुमार जी। 98 मिलता है, ठीक है, 98 मिलता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत, 98 भी मिलता है, लेकिन 99 एकदम से सही है। मुझे बताएंगे और कौन कौन से आयोग थे इसके द्वारा। 1902 में इसने क्या किया, 1902 में रैले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना। क्या बोलोगे, रैले की अध्यक्षता में जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना पहली बार, क्या बोलोगे, विश्वविद्यालय आयोग मित्र बना था, विश्वविद्यालय आयोग। और यही विश्वविद्यालय आयोग 1904 में बना यूजीसी। यूजीसी आप जानते होंगे सारी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं, आपका यूजीसी का फुल फॉर्म बनाए, क्या बोलोगे, यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन, इसको हम बोलते हैं। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर याद रखेंगे 1904 में स्मारक संरक्षण, क्या बोलोगे, स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। तो एक प्रश्न ये पूछा गया आपका सीपीओ परीक्षा में पूछा गया इस बार, प्रश्न था कि वह कौन सा वायसराय था जिसको भारत के जो पुरातत्व और संरक्षण यानी कि पुरातत्व स्मारक थे उनको सुधारने में दिलचस्पी थी। तो कौन है जो स्मारकों के संरक्षण के लिए एक्ट लेकर के आया, आप कहेंगे भैया एक्ट लेकर के आया आपका कौन, कर्जन लेके आया। ऐसे ही कर्जन के टाइम से पूछा जाता है दोस्त रॉबर्टसन का रेलवे आयोग, याद रख लेना 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, क्या, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में ये क्या लेकर के आया था, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में ये आपका क्या लेके आया, रेलवे आयोग लेके आया था। क्या, रेलवे आयोग का गठन हुआ, रेलवे आयोग का गठन आपका हुआ था। क्या बोलेंगे, रेलवे आयोग का गठन हुआ। गलती मित्र नहीं करनी है, क्या बोलेंगे, गलती नहीं करनी है, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत गजब एक बच्चे ने लिखा है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई, लागू 16 अक्टूबर। बहुत गजब भैया। संविधान सभा दोस्त पहली बार उसके चुनाव हुए संविधान सभा के 9 तारीख को, जब सत्येंद्र सिन्हा जी को चुना गया और फिर बाद में आपका किनको, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मूर्खता वाला काम नहीं करेंगे, मोए मोए कोई नहीं बोलेगा, मोए मोए, ठीक है, मोए मोए नहीं, मोए मोए नहीं होता, वो मोए मोरे होता है, मोए मोरे। मैंने आपको बताया मोए मोरे मीन्स होता है आपका बैड ड्रीम, बुरा सपना। तो आप बुरे सपने की क्यों बात करते हैं, या किसी को बुरा सपना क्यों दिखाना है, ठीक है, ये तो मूर्खों का काम है, छपरियों का ये काम है। क्या आप छपरी हैं, छपरी उसको कहते हैं जिसको लोक लाज का कोई भय नहीं है, जिसको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, जो अंधकार में डूब चुका है, जिसके दिमाग की बत्ती खत्म हो चुकी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी का शिकार होना है, वह आदमी छपरी कहलाता है, ठीक है। आगे आएंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था, नहरों का जाल, क्या बोलेंगे, सिंचाई के लिए नहरों का जाल। तो क्या बोलेंगे, जाल पूछ रहा है, तो बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक। देखो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन है, मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तब क्या उत्तर आएगा, तब प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। दोस्त मुझको थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता हो तो राइटिंग थोड़ी आपको समझ में ना आती हो तो उसके लिए रियली सॉरी, थोड़ा कोशिश कर लिया करो। क्या बोलोगे, आपका कौन था जी, बोलो फटाफट से।
तो क्या बोलोगे? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल है 1320 से 1325। तो सर्वप्रथम तो इसने कराया, लेकिन जाल किसने बिछाया? तो जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। मैंने इसका शासनकाल आपको बताया, उत्तर देखना चाहूंगा। तो क्या बोलेंगे भैया? 1351 से 1388 क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही फिरोज शाह तुगलक है जिसके लिए आप बोलेंगे कि इसने और क्या कराया। तो सर्वाधिक नगरों की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने करवाई? तो क्या बोलेंगे? इसने, अगर हम बात करें, लगभग लगभग 300 नगरों की स्थापना कराई। तो किसने लगभग 300 नगरों की स्थापना कराई? तो इसने ही कराई। ठीक है, दारुल सफा इसने ही बनवाया। अब पूछे दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा दरअसल में ये एक अस्पताल था। क्या था? दारुल सफा दिल्ली सल्तनत में क्या था? एक अस्पताल था। आपसे पूछे दान विभाग इसी ने बनाया। एक दान विभाग का नाम था आपका दीवान ए खैरात। क्या बोलोगे? दीवान ए खैरात किसके समय पर स्थापित हुआ? तो इसी के समय पर स्थापित हुआ, दीवान ए खैरात। ठीक है, आपसे पूछे भैया हिंदुओं पर, हिंदुओं में क्या बोलोगे? हिंदुओं पर तो लगता ही था, ब्राह्मणों पर, पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया? तो आप बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। आपसे पूछे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? किस वर्ष कराया ये तुम बताओ। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, क्या बोलोगे? 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? इसी ने बनवाई 1368 में, 1368 में। ठीक है, जब वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, एक क्या बोलोगे, बिजली गिर गई थी किस पर? कुतुब मीनार पर, तो वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो भैया कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई है? ऐबक ने बनवाई है। कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल किसने बनवाई है? इल्तुतमिश ने बनवाई है। और पांचवी मंजिल बोले तो, पांचवी बोले तो FST ने, पांचवी बोले तो FST ने। ठीक है, पांचवी बोले तो FST ने। भैया जी स्कोर कैसे बढ़ाएं GS में? ये तो बेटा बड़े कमाल का प्रश्न तुमने पूछ लिया। GS में स्कोर ऐसे ही नहीं बढ़ता। ठीक है, मेहनत करते रहो, पेपर में बैठोगे, दम होगा, चीजें तैयार होंगी तो स्कोर अपने आप आएगा। समय लगेगा थोड़ा, अभी जस्ट शुरू किया है, अभी आपके भाई ने पेन पकड़ा है हाथ में। यार तुम्हारे साथ अभी मुझे तुम्हारे साथ 8, 10, 12 दिन हुए हैं इस बार के GD पढ़ाते हुए। जरा 1 महीने पढ़िए, 1 महीने थमिए और प्रयास कीजिए साथ में, और जब देखो क्या पावर होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो राज्याभिषेक कब हुआ ये बताओ सारे दोस्त। तो क्या बोलेंगे भैया? 8 वर्षों में। यानी इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था 269 BC में, और इसका 8वां वर्ष यानी कि 261 BC में क्या कर दिया इन्होंने? कलिंग वॉर कर दिया। अब कलिंग युद्ध के बारे में बताओ, कलिंग किस राज्य में पड़ता है? कलिंग का संबंध किस राज्य से है? तो कलिंग किस राज्य में होगा? तो आप कहेंगे भैया कलिंग आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में। ठीक है, इस कलिंग की 2 राजधानी थी, एक नॉर्थ कैपिटल थी, एक आपका साउथ कैपिटल थी। तो नॉर्थ कैपिटल कौन सी थी और आपका कलिंग की दक्षिण राजधानी कौन सी थी? बताएंगे जी। अशोक के आक्रमण के समय उत्तरी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी राजधानी जो थी उसका नाम है जोगढ़। क्या बोलोगे? जोगढ़ राजधानी थी। कलिंग युद्ध को अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा गया है। इसका वर्णन कहाँ पर है? 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। अशोक ने, इसके बाद में क्या हुआ था? अशोक पहले तो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था अशोक, लेकिन इस युद्ध के बाद में भेरी घोष की नीति की जगह, भेरी घोष मतलब था उसकी जो युद्ध की नीति थी, भेरी घोष जो उसकी युद्ध की नीति थी को बदलकर उसने कौन सी नीति अपना ली थी? शांति की नीति। तो कौन सी नीति बोलते हैं शांति की नीति को? धम्म घोष उसने अपना लिया भेरी घोष के स्थान पर, यानी कि शांति की नीति को उसने अपना लिया। और कौन से धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था? सारे दोस्त बोलेंगे। उस समय कलिंग का शासक पद्मनाभ था। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझको बता सकें कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था?
क्या बोलोगे? कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सारे बच्चों से जो इतिहास पढ़ चुके हों उनसे मैं जानना चाहूंगा किस नदी के किनारे, जो प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं। गजब सा उत्तर आना चाहिए। नर्मदा का क्या मतलब भाई? नर्मदा में लड़ा रहे हो यार, नर्मदा गुजरात की तरफ बहती है, हम आपका उड़ीसा पहुंच गए हैं। किसी बच्चे का उत्तर नहीं है, धीरे धीरे दिखाओ। ऊपर आया बच्चे का। रोजालिन प्रधान दया नदी के किनारे, क्या दया नदी के किनारे लड़ा गया? किसके किनारे? दया नदी के किनारे ये लड़ा गया। बहुत गजब उत्तर आपने दिया है। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बहुत शानदार उत्तर है। आगे आएंगे भैया। नेक्स्ट है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में, एनईएफटी क्या होता है? इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे। हम लोग जो भैया पैसा किसी को भेजते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलोगे? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलोगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी जो हम करते हैं इसमें मिनिमम हम कितना रुपया भेज सकते हैं? 1 रुपया भेज सकते हैं। और मैक्सिमम कितना रुपया भेज सकते हैं? नो लिमिट। तो भैया मेरे खाते में एनईएफटी कर दो ना मैक्सिमम वाली। तो बोलो भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कर देंगे। गवर्नमेंट करेगी तुम्हारे खाते में रुपया, और मैक्सिमम की नो लिमिट होती है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा? एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाला, वो होता आईएफएससी। क्या बोलोगे? आईएफएससी। और आईएफएससी का फुल फॉर्म दोस्त बोलिए अपने मन में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या बोलोगे? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये होता है। फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये होता है जो कि 11 अंकों का एक कोड है। क्या बोलोगे? 11 अंकों का कोड है। आईएफएससी में कितने अंक होते हैं? 11 अंकों का कोड होता है, जिसमें प्रथम जो 4 अंक होते हैं, प्रथम 4 अंक होते हैं, ये बैंक का कोड बताते हैं। क्या बताते हैं? बैंक का कोड बताते हैं। और 5वां जो अंक होता है, 5वां जो होता है वो होता है 0। 5वां अंक जो होता है, तो बचे कितने? बाकी के जो 6 अंक हैं, बाकी के 6 बताते हैं ब्रांच कोड। यानी आपका बैंक कहाँ पर है, उस ब्रांच कोड को ये बताते हैं, ब्रांच कोड को। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ऑप्शन ए पर देखिए, ऑप्शन ए पर देखिए, आरटीजीएस, इसका फुल फॉर्म बताइए। आरटीजीएस तो क्या बोलोगे? रियल टाइम, भैया जी बोलो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलोगे? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको हम बोलते हैं। इसमें मिनिमम कितना पैसा आप भेज सकते हो? मिनिमम 2 लाख रुपए भेजेंगे। ठीक है, कम से कम, इससे कम नहीं जा सकता इसमें। मैक्सिमम की इसमें भी नो लिमिट है। भैया जी मेरे पास आरटीजीएस कर दीजिए ना, मिनिमम ही कर दो ये तो। क्या बोलोगे आप लोग? तो फिर से मैं तुमसे कहूंगा भैया तुमको सरकार देगी पूरे जीवन, पूरे जीवन, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा। ओके, चलो भाई आगे आएंगे। पाश्चुरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान पर 15 से 30 डिग्री सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, ताकि उसके जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। इसीलिए कहते हैं कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? 20, 70, 100 या फिर 45 डिग्री पर? क्या बोलोगे? 70 डिग्री पर गर्म किया जाता है। और पाश्चराइजेशन मेथड है, ये लुई पाश्चर ने क्या किया था इसको? लुई पाश्चर ने इसको शुरू किया था। और किस वर्ष में? क्या बोलोगे? वर्ष था आपका 1862, 1862 में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो ह्यूमन ब्लड है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तो इस तरल संयोजी ऊतक को दोस्त कितने पीएच मान पर हम रखेंगे? 7.4। अब ऐसा नहीं है आइडियलिस्टिक होता है, तो ये दरअसल में 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7.35 से 7.45 के बीच होता है। गलती नॉट अलाउड, गलती नॉट अलाउड। हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कृषि मूल्य आयोग बताना, जो पहले कृषि बीमा आयोग था, उसको बाद में 1985 में कृषि मूल्य आयोग हमने किया, तो उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? संजय पांडे, अतुल करवाल जी के बारे में याद रखिए, ये एनडीआरएफ के महानिदेशक बने हैं।
एनडीआरएफ के महानिदेशक, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म जितने बच्चे जानते हैं वो एक बार हाथ उठा के बताए कि भैया हम जानते हैं। उठा दो लाइब्रेरी में हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीआरएफ, बाकी मैं देख लूंगा अपने आप। क्या बोलोगे? एनडीआरएफ महानिदेशक। ऐसे हमारे सर कहते हैं, एक आकाश सर ट्यूशन क्लास पर पढ़ाते हैं, वो सवाल कराते टाइम कहते हैं, मतलब वो खुद छुटकू बच्चे थे, वो कहते हैं बाकी मैं देख लूंगा अपने आप। तो मैं उनकी क्लास देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ये द्विघात समीकरण है, इसके आप गुणनखंड बना लो और बाकी मैं देख लूंगा। एनडीआरएफ क्या बोलोगे? नेशनल, क्या बोलोगे भैया इसको? नेशनल बोलेंगे भी फटाफट से, कुछ बच्चों ने पूछा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, किशन दुबे जी, बहुत अच्छा लिखा है। क्या बोलोगे? नेशनल, नेशनल डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा। और आपका क्या बोलोगे? रिस्पांस, क्या बोलोगे? प्रबंधन के लिए क्या बोलोगे? आपका रिस्पांस फोर्स होती है एनडीआरएफ। और एनडीआरएफ के लिए दोस्त पूछे, दो प्रश्न पूछते हैं, एनडीआरएफ का अध्यक्ष कौन होता है और एनडीआरएफ एक्ट देश में कब आया था? एनडीआरएफ एक्ट कब आया था? तो एनडीआरएफ एक्ट कब आया था? तो अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं और एक्ट आया था 2005 में, 2005 में, ठीक है, 2005 में। पासा पटेल हैं क्या? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष बने पासा पटेल। कौन? पासा पटेल। क्या बोलेंगे? आपका बीजे कुरियन, ये साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं। क्या बोलोगे? साउथ इंडियन, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं। क्या बोलोगे? साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के अध्यक्ष हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया फटाफट से, कोई भी दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं जी। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? कि बाघ की सुरक्षा रहेगी, यानी कि टाइगर की सुरक्षा के लिए मंजूरी दे दी है। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? उत्तर आएगा दोस्त आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? किसके लिए? टाइगर के लिए। तो मुझे बताइए, टाइगर प्रोजेक्ट इस देश में कब लागू हुआ था? पहला प्रश्न है मेरा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? सारे दोस्त बोलेंगे। फिर आप बताना मुझको, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दूसरा प्रश्न होगा, भारत का टाइगर मैन किसको कहते हैं? मुझे बताना कि पहले टाइगर प्रोजेक्ट में, बताना पहले टाइगर प्रोजेक्ट में कितने रिजर्व थे? पहले टाइगर प्रोजेक्ट में, पहले टाइगर प्रोजेक्ट में कितने टाइगर रिजर्व थे? टाइगर रिजर्व को मैं लिखने वाला हूं टीआर। कितने टीआर थे? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या पूछ सकते हैं इसमें? सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है? सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे सॉरी सबसे ज्यादा जो बाघ हैं, बाघ हैं, टाइगर को नेट गया, आ गया नेट? बच्चे नेट चला गया था, क्या बताएंगे एक बार? एक बार बताएंगे थम्स अप करके कि आप वापस जुड़ चुके हैं या नहीं। तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पहले में क्या बोलोगे? पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है और दूसरा टाइगर रिजर्व यानी दूसरा स्थान किसका है? दूसरे में जो टाइगर हैं वो कर्नाटक में है। क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में, अगर मैं आज पूछूं हमारे देश में टाइगर की संख्या कितनी है? हमारे देश में वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? और याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश से अगर मैं पूछूं टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल को लेके भाग गया तो उसके घर वालों ने उसके नाम पर दफा लिखवा दी। दफा मतलब मुकदमा। नाम दफा टाइगर रिजर्व कहां पर है? नाम दफा टाइगर रिजर्व। भैया सच में मुकदमा लिखवा दिया? हाँ भैया, एकदम पक्का मुकदमा लिखवाया था। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। और एक कमलंगम, क्या बोले? हमारे कोमल अंगों वाली आंचल को ले गया। कमलंगम टाइगर रिजर्व, क्या बोलोगे? एकदम पक्का मुकदमा था कमलंगम टाइगर रिजर्व। कमलंगम से ध्यान आया कि कोई भी टाइगर रिजर्व अगर टाइगर की संख्या दुगनी कर देता है तो उसको T2 अवार्ड मिलता है। मुझे बताइए, T2 अवार्ड टाइगर की संख्या दुगनी करने के लिए T2 अवार्ड 2023 में किसको मिला है? तो T2 अवार्ड मिला है आपका पेंच टाइगर रिजर्व को। अब आपको बताना है पेंच जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में है आपका? तो क्या बोलोगे? MP और महाराष्ट्र की सीमा पर है। MP और महाराष्ट्र की सीमा पर है। कहां पर? MP और महाराष्ट्र की सीमा पर है। कितने दोस्तों ने बताया वर्तमान में टाइगर की संख्या? किसी ने नहीं बताया? बताया होगा यार, देखो ऐसा बच्चा नहीं है हमारे, कोई प्रश्न पूछेंगे उत्तर दे ही देगा कोई ना कोई। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो पुष्पाराज। पुष्पा झुकेगा नहीं, क्या बोलोगे? अल्लू अर्जुन को। क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे? पुष्पा को मिला है, पुष्पा का। क्या बोलेंगे? पुष्पा। क्या बोले कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी थी क्या? अपुन फायर है। क्या बोलोगे भैया? पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन को मिला 3147, जो लिख रहे नहीं 47 नहीं 67 होगा। देखो टाइगर की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष में होती है, तो 4 वर्ष में होती है, तो पहले हुई 2018 में, 2018 में हुई तो 2967 से इस बार 200 बढ़ गए। 2022 में जो टाइगर की जनगणना हुई उसमें 3167 हो गए, 3167 3167 हो गए, 3167 हो गए। गलती नहीं करनी है। तो भैया मुझे बताओ बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था? बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस मिला आलिया भट्ट, गंगूबाई को। क्या बोलोगे? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, गंगूबाई के लिए। और इनके साथ में कौन रही? आपका कीर्ति सेनन रही। क्या बोलोगे? कीर्ति सेनन रही, कीर्ति सेनन रही, जो कि मिमी मूवी के लिए रही। किसके लिए? मिमी मूवी के लिए रही, मिमी मूवी के लिए। और तुम हकीकत नहीं मानोगे, तुम सच नहीं मानोगे, ये कीर्ति सेनन मेरे साथ पढ़ी है, ठीक है। निखिल, क्या बोलोगे? निखिल, सॉरी निखिज महाजन। क्या बोलोगे? निखिज महाजन कौन सी मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर बने? आपका निखिज महाजन, ये गोदावरी मूवी के लिए बनी। क्या? गोदावरी। मतलब ऐसे नहीं कि कक्षा में बैठ के पढ़ी क्लास में मेरे साथ में, मतलब मेरे साथ पेपर दिए। इंजीनियरिंग आप देखना सर्च करके 2014, यही नोएडा से पढ़ाई हुई, JSS से 2022 की पास आउट है। ऐसे नहीं क्लास में बैठ के पर हमने पेपर साथ दिए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलोगे? मिमी मिमी मूवी के लिए किसको? कीर्ति सेनन को। ऐसे बोले भैया तुमको पहचान लेगी, हमको पहचानवाना भी नहीं है दोस्त अपने आप को, हम ऐसे ही ठीक हैं बिगर पहचान के। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया? बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया? बताओ भाई। तो ये आपको आंसर करना है, और होमवर्क में उम्मीद करता हूँ अपने फटाफट से 3000 बच्चों के उत्तर का, कि आप वीडियो के बाद में उत्तर देंगे, बहुत शानदार सा उत्तर देंगे। और दोस्त एक दिन लश्कर जानते हो? लश्कर बताओ, लश्कर का अर्थ कितने लोग जानते हैं? लश्कर का मतलब होता है अपने साथ जो लोग होते हैं, जो चलते हैं। मान के चलो सेना साथ चल रही है तो उसको बोलते हैं हम लश्कर। तो बोलो वही शख्स, वही शख्स मेरे मेरे लश्कर से बगावत कर गया, वही शख्स मेरे लश्कर से बगावत कर गया, वही शख्स मेरे लश्कर से बगावत कर गया, जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी थी। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय मां सरस्वती, थैंक यू।